नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां एम्स दिल्ली ने 29 अक्टूबर को 12 बजे बड़ी बैठक बुलाई है। ये महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पताल शामिल होंगे। तो देखिए, बड़ी जानकारी, रेफर होकर आने वाले मरीजों को लेकर विचार किया जाएगा। इस दौरान सभी सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो शामिल रहेंगे। रेफर मरीजों को परेशानी ना हो, इसके उपाय पर विचार किया जाएगा। एम्स दिल्ली ने 29 अक्टूबर को 12 बजे ये बड़ी बैठक बुलाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां एम्स दिल्ली की तरफ से बड़ी बैठक रखी गई है। बैठक में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पताल शामिल होंगे। रेफर होकर आए लोगों को परेशानी ना हो, उसके उपाय पर विचार विमर्श किया जाएगा इस बैठक के जरिए। तो 29 अक्टूबर वो तारीख रहेगी और 12 बजे का करीब वक्त मुकर्रर किया गया है बैठक के लिए, जहां बैठक में दिल्ली के सभी सरकारी अस्पताल शामिल होंगे। रेफर होकर आने वाले मरीजों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। और सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से ये बैठक रहेगी महत्वपूर्ण, और बताया जा रहा है इसमें जो रेफर केसेस होते हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में किसी भी अस्पताल की बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो मरीजों के इलाज को लेकर होती है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है, चाहे एम्स की बात करें या अन्य दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों की बात करें, उन्होंने 29 अक्टूबर को करीब 12 बजे के आसपास एक बड़ी बैठक बुलाई है। और इस बैठक में तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं दिल्ली के, वो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद होंगे। और इसमें तय किया जाएगा कि बाहर से खासतौर पे आने वाले मरीजों को और दिल्ली के मरीजों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो इसके लिए उपाय क्या कुछ है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और एक साझा रणनीति बनाई जाएगी, ताकि किसी भी तरीके से दिल्ली वासियों को या दिल्ली के से बाहर से जो दूर दराज से इलाज कराने दिल्ली का रुख करते हैं, खासतौर पे एम्स का रुख करते हैं या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, उन लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। और तमाम इसमें हॉस्पिटल्स हैं उनको बुलाया गया है, चाहे हम जीबी पंत हॉस्पिटल की बात करें, सफदरजंग हॉस्पिटल की बात करें, एनजेपी की बात करें, या अन्य जो अस्पताल है उनको आरएमएल की बात करें, उन सभी अस्पतालों के जो प्रतिनिधि हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं अस्पताल प्रशासन के, वो उसमें मौजूद रहेंगे और इस बैठक को किया जाएगा ताकि एक साझा रणनीति बनाया जा सके। बिल्कुल, और देखिए इस दौरान यही मुख्य उद्देश्य रहेगा कि मरीजों को परेशानी ना हो, क्योंकि जो इमरजेंसी केसेस होते हैं और उनको रेफर करने में देखिए समय लगता है और इस दौरान बहुत कम समय होता है मरीज को बचाने के लिए। तो उस पर किस तरीके से जल्द फैसला लिया जाए, उसको लेकर भी मंथन हो सकता है। पीयूष जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जल्द से जल्द मरीजों को, देखिए जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा समय व्यतीत होता है। इस दौरान कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पे जो मरीज है वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और इसको लेकर अस्पताल प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है, चाहे एम्स की बात करें, अन्य दिल्ली की सरकारी अस्पतालों की बात करें, वो एक बड़ी बैठक बुलाने जा रहा है। और इस बैठक में तमाम जो लोग हैं वो शामिल होंगे, डॉक्टर्स हैं वो शामिल होंगे और एक साझा रणनीति बनाई जाएगी किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को और चुस्त और दुरुस्त किया जा सके, ताकि लोगों को अव्यवस्थाएं ना झेलनी पड़े। बिल्कुल ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे दिल्ली से एक और बड़ी खबर का, जहां कांग्रेस के नवनिर्वाचित मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और अब से कुछ ही देर में ये खास कार्यक्रम होगा, जहां एआईसीसी मुख्यालय में पदभार ग्रहण समारोह होगा। पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कांग्रेस के दिग्गज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। थोड़ी देर में शुरू होगा पदभार ग्रहण कार्यक्रम। पदभार ग्रहण से पहले राजघाट पहुंचकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बापू को नमन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं अध्यक्ष पद संभालने से पहले बापू को नमन किया, विनम्र श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समाधि स्थल भी जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और उसके बाद देखिए अब से बस कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं आईसीसी मुख्यालय, क्योंकि 10:30 का करीब वक्त निर्धारित किया गया है इस बैठक के लिए, जिस दौरान ये खास समारोह होगा। और इस समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे अपना पदभार संभालेंगे। और पीयूष लगातार हमारे संवाददाता बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, देखिए
मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। किस तरीके से जो दिग्गज है उनके आने का सिलसिला जारी है? देखिए, अगर हम बात करें तो तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले सलमान खुर्शीद पहुंचे थे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जो राज्यों के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम राष्ट्रीय जो महासचिव है कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ पे मौजूद है। साउथ से तमाम लोग आए हुए हैं, क्योंकि साउथ की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति फिलहाल है तो वो साउथ के क्षेत्रों में है। और निश्चित तौर पर थोड़ी देर का वक्त बचा है जब कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के रूप में जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। पूरा मंच सजा दिया गया है, पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है, कुर्सियां आधी से ज्यादा भर चुकी हैं। यानी कि अब थोड़ी देर का वक्त बचा है तो तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, ये सभी लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में पहुंचेंगे और इस पल के साक्षी बनेंगे, गवाह बनेंगे जब कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे पदभार ग्रहण करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। और मल्लिकार्जुन खड़गे जब पदभार ग्रहण करेंगे तो उसके बाद उनका संबोधन भी होगा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और देश के लिए। और निश्चित तौर पे ये एक ऐतिहासिक पल के तौर पे देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है करीब 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो निश्चित तौर पे तैयारी कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में पूरी कर ली गई। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और सीधा रुख करते हैं दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर का, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी है। गोवर्धन पूजा की ये मंगल कामनाएं, समस्त देशवासियों को गोवर्धन पूजा की मंगल कामना। भगवान श्री कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सभी देशवासियों को ये बधाई दी गई है गोवर्धन पूजा के मौके पर। गृह मंत्री ने कहा है भगवान श्री कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने समस्त देशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी है, मंगल कामनाएं की हैं। कहा है कि सभी पर भगवान श्री कृष्ण भगवान अपनी दृष्टि बनाए रखें और कृपा बनाए रखें। तो ये मंगल कामना की गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। गोवर्धन पूजा को लेकर सबसे पहले शुभकामनाएं दी हैं गृह मंत्री अमित शाह ने और साथ ही साथ मंगल कामना भी की है कि समस्त देशवासियों पर भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा बनाए रखें। एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जहां यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। कीव में मौजूद भारतीय दूतावास की ओर से जारी की गई है ये एडवाइजरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपलब्ध साधनों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। कुछ भारतीय नागरिक एडवाइजरी के अनुसार यूक्रेन छोड़ भी चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है भारतीय दूतावास की तरफ से। जहां कीव में मौजूद है भारतीय दूतावास और वहीं से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि यूक्रेन में जो भारतीय हैं वो रूस छोड़ दें और इसकी सलाह दी गई है। और जो भारतीय हैं कई, उन्होंने एडवाइजरी को फॉलो करते हुए रूस को छोड़ भी दिया है। तो उपलब्ध साधनों के माध्यम से यूक्रेन छोड़ने की सलाह भारतीय दूतावास की तरफ से जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए भारतीय दूतावास की तरफ से ये नई एडवाइजरी और बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। जहां कहा गया है कि यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिक जो मौजूद हैं वो यूक्रेन छोड़ दे, इसकी सलाह दी गई है। और दिल्ली से एक और महत्वपूर्ण अपडेट, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार निम्न स्तर पर बना हुआ है। जहां दिल्ली में आज का अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद ही निम्न स्तर पर है। और दीपावली आके चुकी है, इस दौरान जिस तरीके से पटाखे जलाए गए,
इसकी वजह से कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खराब हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का AQI 324 है और IGI एयरपोर्ट का 369, मथुरा रोड 367 और IIT दिल्ली 341 AQI दर्ज किया गया है। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, पानी का छिड़काव किया जा रहा है तो ताकि जो वातावरण है वो दूषित इस कदर ना हो, इसको लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं लोगों की तरफ से मास्क का भी उपयोग किया जा रहा है इस दूषित हवा से बचने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली का AQI 349 दर्ज किया गया है आज सुबह, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक है। और इसके लिए देखिए लगातार प्रशासन की तरफ से भी मुकम्मल इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, जहां जगह जगह छिड़काव कराया जा रहा है ताकि ये परेशानी ना हो। और साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी सतर्क नजर आ रहे हैं पोल्यूशन को देखते हुए। बढ़ते पोल्यूशन की वजह से स्मॉग की भी स्थिति देखिए बनी हुई है। लगातार धुंध जो है छाई हुई है आसमान में और जो कि साफ देखी जा सकती है। और अब गोरखपुर से अगली अपडेट, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में फरियादियों की समस्याओं को सुना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जल्द समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। जनता के हर समस्या का तुरंत समाधान हो, ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से लापरवाही ना बरती जाए और जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। तो 3 दिवसीय ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन भी देखिए जनता दरबार लगाया और आज भी उन्होंने जनता दरबार का कार्यक्रम रखा। इस दौरान जनता की जो फरियाद है उससे रूबरू हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ उन्होंने कोशिश की है कि अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्देश दे ताकि अधिकारी जो हैं जल्द से जल्द उन समस्याओं का निराकरण कर पाए। इसके लिए निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। तो जनता दरबार में फरियादियों की समस्या सुनी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, एक एक करके तसल्ली से। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा जनता दरबार में जनता की फरियाद से रूबरू होते हैं। अब सीधा रुख करेंगे कानपुर से अगली बड़ी खबर का, जहां संदिग्ध हालत में एक विवाहिता की मौत हुई है, जिसके बाद से सनसनी का पूरा माहौल बन गया है। मायके वालों ने ससुरालियों पर आरोप लगाया है। कानपुर से ये खबर है, जहां आत्महत्या के प्रयास का वीडियो भी सामने आया है। तो वहीं महिला को बचाने के बजाय पति वीडियो बना रहा था और देखिए इसको लेकर ससुराल वालों पर आरोप लगा रहे हैं। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के गुलमोहर विहार की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हुई है और इस शक जो है सीधा ससुरालियों पर जा रहा है और मायके पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें जो विवाहिता है वो आत्महत्या की भी कोशिश कर रही थी। 18 फरवरी 2017 जो संजीव गुप्ता पुत्र सुशील गुप्ता निवासी EC154 गुलमोहर बिहार नौबस्ता में की थी। आज दोपहर 2:30 पर मेरे पास संजीव गुप्ता दामाद जी का फोन आया कि शोभिता गुप्ता ने सुसाइड कर ली है। जब हम वहां पहुंचे तो बेटी पलंग पर लेटी हुई थी और संजीव जी पंपिंग कर रहे थे। और चलिए हमारे संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर से। रामजी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जो पूरा मामला है इसमें बड़े आरोप ससुरालियों पर लग रहे हैं, ससुराल वालों पर। ऐसे में क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है, क्या कुछ कहना है पुलिस वालों का इस पर? जी बिल्कुल बता दें, पूरा मामला जो है यहाँ पर एक महिला की मौत हो जाती है जो सुसाइड करती है। ये पूरा मामला हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस महिला का आरोप है कि जो ससुराल के कुछ 6 लोग लगातार मारते पीटते थे, सुसाइड करने से पहले एक वीडियो भी बनाया है। वो वीडियो बनाकर उसमें वायरल कर दिया, उसमें ससुरालियों पर ही हत्या का आरोप लगा है। इस पूरे मामले की जब महिला की मौत होती है तो आज
जिसके बाद पुलिस सूचना दी, पुलिस पहुंची, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ऐसे में पुलिस यहाँ पे वीडियो लगता है जिसमें जब सुसाइड किया तो उसके पहले वीडियो बनाया गया जिसमें ससुरालियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और जो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं उनमें से उनके जो पति है या और भी जो ससुराल है उनको लेकर तो पूछताछ की है। साथ ही जो लड़की पक्ष के जो परिवार के लोग हैं वो भी मायके वाली पहुंचते हैं। उन्होंने भी फिलहाल ससुरालियों के खिलाफ आत्महत्या करने का और हत्या करने का जो आरोप लगाते तहरीर की है, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे में जो एसीपी गोविंद नगर उन साफ तौर पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। जो सत्यता है उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो वीडियो है उसको फिलहाल साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने अपने पास ले लिया है, उसी के आधार पर आगे की जो कार्रवाई वो की जाएगी। जी बिल्कुल। और राम जी देखिए, बताया जा रहा है कि पति ने वीडियो बनाया बजाय इसके कि वो आत्महत्या करने से बचाता, तो इसको लेकर सवालों के निशान खड़े हो रहे हैं पति पर भी। तो क्या पूछताछ के लिए किस तरीके से ले जाया गया है क्या पति को? जी बिल्कुल सही बात है कि पूरे मामले में जो चौंकाने तक सामने जो वीडियो आया है जिसमें साफ तौर पर चाहता उसका पति को अपनी पत्नी को इस तरह कदम उठाने से रोक सकता तो उसको बचा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपनी पत्नी को बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाता रहा। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल साफ तौर पर खड़े हो रहे हैं कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं गोलमोल है। जो परिवार के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो खुद ही उसको शायद मारना चाहते थे। यही कारण कि मायके पत्नी ने हत्या का आरोप लगाकर तहरीर दी है। ऐसे पति को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने यह कदम क्यों उठाया। उसने अपने पति को बचाने के बजाय वो वीडियो क्यों बनाता रहा। ये कहीं ना कहीं कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस सामने उनको सुलझाने का प्रयास करेगी और पूरी घटना से पर्दा उठेगा। आखिर ये घटना क्यों हुई है, किस लिए हुई है और इसका पति का आखिर में क्या रोल है, ससुरालियों क्या रोल है। इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करने के बाद जो एसीपी गोविंद नगर वो साफ तौर पर बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा होता है और कार्रवाई होती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया राम जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर उन्नाव से है, जहां पर खूनी संघर्ष हुआ है दो पक्षों में और जमीनी विवाद को लेकर हुआ है, जहां चचेरे भाई ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया है। मंदिर में दीपक जलाने जा रहे युवक पर जानलेवा हमला किया। चचेरे 3 भाइयों ने मिलकर सर पर कुल्हाड़ी मारी। बांगरामाऊ कोतवाली क्षेत्र के रतईपुरवा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, चचेरे 3 भाइयों ने मिलकर सर पर कुल्हाड़ी मारी। जमीनी ये पूरा विवाद था जिसके चलते ये पूरा मामला सामने आया है और खूनी संघर्ष हुआ है, लहूलुहान हुए हैं और जो घायल हैं फिलहाल उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये सामने आ रही है उन्नाव से, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और इस खूनी संघर्ष के दौरान कई लोग चोटिल हो गए। चचेरे 3 भाइयों ने मिलकर सर पर कुल्हाड़ी मारी। बांगरामाऊ कोतवाली क्षेत्र के रतईपुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जमीनी विवाद में बात इतनी बढ़ गई, देखिए खूनी संघर्ष हो गया और चचेरे भाइयों ने ही युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया। तो देखिए, जमीन का ये पूरा विवाद था, लंबे समय से चला आ रहा था और इसी के चलते निशाना बनाया गया युवक को। और अब खबर औरैया से है, जहां पर अवैध असलाहा लहराते हुए एक युवक का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और बड़े सवाल भी इसके साथ खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कोई खौफ नहीं है प्रशासन का। पूर्व में मारपीट के दौरान अवैध लहराते हुए हवाई फायरिंग भी की। हवाई फायरिंग के बाद युवक बाइक से फरार हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र पातेपुर ग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना अंतर्गत ग्राम पातेपुर के सचिन सिंह ने लिखित तहरीर कोतवाली थाना पर दी है कि उसके गांव के रहने वाले एक राजदीप है और उसके अन्य 5 साथी आज शाम को उसके घर पे आए और पूर्व में हुई बात को लेकर के उसके साथ मारपीट किए और तमंचा लहराते हुए हवा में फायरिंग किए हैं। प्राप्त तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। टीमों का गठन कर गिरफ्तारी के लिए रवाना किया गया है।
शीघ्र ही इन लोगों की गिरफ्तारी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और प्रकरण में सत्यता के आधार पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए किस तरीके से पूरा मामला है, जहां बेखौफ ये पूरा बदमाश नजर आ रहा है। ये युवक किस तरीके से हाथ में तमंचा, अवैध असलाहा लेकर ये लहरा रहा है और इससे पहले मारपीट करता है और उसके बाद बाइक से फरार हो जाता है। इस पूरे मामले पर देखिए पुलिस ने भी संज्ञान लिया है और किस तरीके से अब कार्रवाई होती है इस युवक पर। लेकिन इसके बेखौफ होने के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है और लगातार इसके जो लिंक्स हैं वो भी खंगालने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो पूरा ये जो मामला है औरैया का है, जहां पूर्व में मारपीट के दौरान अवैध असलाहा लहराया और उसके बाद हवाई फायरिंग के बाद युवक बाइक से फरार हो गया। तो लोगों में दहशत फैलाने का कहीं ना कहीं जुनून सवार होता है इस तरीके के युवकों पर और वो अवैध असलाहा लेकर लोगों को डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस दौरान कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी और लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है इस पूरे मामले पर। और देखिए अधिकारियों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान ले लिया गया है इस पूरे मामले का और जांच जारी है। युवक फरार बताया जा रहा है, जो कि बाइक पर सवार है, आप वीडियो में भी देख रहे हैं, और बाइक से ही ये फरार हो जाता है, मौके से निकल जाता है हाथापाई करने के बाद, मारपीट करने के बाद और इस तरीके से अवैध असलाहा लहराने के बाद। तो देखिए पुलिस के संज्ञान में ये पूरा मामला आ चुका है, लेकिन क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मंजुल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजुल, क्या जानकारी? देखिए किस तरीके से युवक पूरी तरीके से बेखौफ है, पहले वो हथियार लहराता है और मारपीट करता है, उसके बाद फरार हो जाता है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, यह मामला पातेपुर का है, जहां पर कुछ दिन पूर्व इन लोगों की आपस में कहासुनी हो गई थी। उसी दौरान युवक एक तमंचा लहराते हुए हवाई फायर कर देता है। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है तो पुलिस तत्काल हरकत में आ जाती है और टीमें गठित कर इनके लिए दबिश दे रही है। जी बिल्कुल, और देखिए क्या इसके कोई संगी साथियों से भी पूछताछ पुलिस कर रही है ताकि इस युवक तक पहुंचा जा सके? जी लगातार इन लोगों की पहचान कर ली गई है, टीमें दबिश दे रही हैं, जल्द से जल्द इनकी पकड़ कर ली जाएगी, यह पुलिस का कहना है। जी बहुत शुक्रिया मंजुल आपका। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां बदमाशों ने सरे रहा युवक के साथ मारपीट की है। दबंगों ने युवक पर तमंचे की बटों से सिर पर हमला किया है। पीड़ित युवक के सर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने दबंगों से युवक को बचाया। तो वहीं घायल युवक ने दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के हाथा करम खां का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए फर्रुखाबाद से ये खबर है, जहां बदमाशों का आतंक, जहां सरे रहा बदमाश ने किस तरीके से युवक के साथ मारपीट की है और बड़ी मुश्किल से वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बचाया है। तो ये तो हमारा और हमारा ईटा डुम्मा लकी चप्पल जूता हम लोग ने बताया, हम लोग ईटा लेते बाहर तब वो बच पाया। नहीं तो कितने लोग थे? 8 जने। 8 लोग थे। नहीं तो आपको जानकारी किस बात को लेकर मारपीट हुई? ये मारपीट उनकी पुरानी राम बारात की टिकटा थी। तो ये और अब खबर आगरा से है, जहां मामूले से विवाद पर बात जो है हाथापाई तक पहुंच गई, झगड़ा हुआ और अब वीडियो आपके सामने है। दबंगों ने बीच सड़क पर ही युवक को पीटा है। दिवाली की खरीदारी करने आया था ये युवक। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहाबाद थाना क्षेत्र के बाहा चौराहे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए मामूली सा विवाद था और इसको लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। दबंगों ने बीच सड़क पर युवक को बेरहमी से पीटा है। उसका ये जो वीडियो है वो आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भीड़ वहां पर लग गई इस पूरी घटना के बाद। और अब खबर मेरठ से है, जहां बीच सड़क पर युवकों ने मारपीट की है। पुलिस की मौजूदगी वहां पर रही बावजूद इसके इस तरीके से घटना सामने आई है, जहां पुलिस की मौजूदगी में ही युवकों के बीच जमकर लात घुसे चले हैं। कार और बाइक टकराने को लेकर युवकों के बीच विवाद हुआ था। करीब 6 युवकों ने बाइक सवार को जमकर पीटा है। पुलिस ने बिना कार्रवाई किए आरोपियों को छोड़ दिया।
युवक को बीच मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं और देखिए हापुड़ रोड पर इंस्पेक्टर सिविल लाइन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां डीएम का हंटर चला है, जिससे जो आरोपी हैं वो सहम गए हैं, जो बदमाश हैं वो सहम गए हैं। बड़ा ये पूरा मामला जो है सामने आया है बुलंदशहर से, जहां कृषि विभाग के 4 सहायक अमरीश यादव, पुष्पेंद्र कुमार निलंबन के आदेश दिए गए हैं। और चलिए सीधा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है निलंबन की, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? बिल्कुल, आपको बता दें बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश जो डीएम के माध्यम से हंटर चला है। लगातार पराली को लेकर वो खुद वीडियो वायरल करा था। वीडियो वायरल में किसान भाइयों से अपील करी थी कि पराली न जलाई जाए, क्योंकि बुलंदशहर दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है। लगातार एनक्वायरी बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी होती है, प्रदूषण बढ़ता है। इसको लेकर वो कई बार अपील करी। अपील करने के बाद में फिर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे कि दीपावली पर्व के बाद एनक्वायरी इतना बढ़ गया कि प्रदूषण में बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। खुद नाराजगी कृषि अधिकारी और उप कृषि अधिकारी से भी नाराजगी गई, उनको कारण बताओ नोटिस जारी करा। इतना ही नहीं, उन दोनों अधिकारी को खुद लेकर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और निरीक्षक करा। निरीक्षक के दौरान काफी कुछ पराली जलाने को मिली, जिसमें पराली जलाते हुए खुद देखा गया और कई इसमें से कृषि सहायक 4 कृषि सहायक को निलंबित कर दिया है और 4 लेखपाल को कारण हटाए नोटिस जारी किया गया है कि किन कारण में अपील करने पर ग्राउंड जीरो पर खुद जा रहे हैं। लगातार लोगों से अपील, जनता से अपील, किसान भाइयों से अपील करने के बाद भी ऐसे लापरवाही क्यों देखने को मिली। हालांकि पूरे मामले को देखा जाए तो कई किसानों को एफआईआर भी लॉन्च हुई है और करीबन 25,000 रुपए शुल्क भी वसूला गया है। तो साफ कह सकते कि जिस अधिकारी की इसमें लापरवाही सामने आ रही थी, उसको तत्काल प्रभारी से 4 को निलंबित कर दिया, लेखपाल को कारण हटाए नोटिस जारी कर दिया, कृषि अधिकारी से जवाब तलब करा है। बिल्कुल, देखिए इस कार्रवाई के माध्यम से बड़ा संदेश दिया है कि लापरवाही जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।